नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक विश्लेषण। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे, पहलगाम हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर हुए हैं। ये जानकारी दी है लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चीन में बाढ़ और भूस्खलन से करीब 34 लोगों की मौत हो गई है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बारिश लगातार हो रही है और तबाही भी भारी हो रही है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, डॉग बाइटिंग के 37 लाख केस हुए हैं, रेबीज से 54 मौतें भी हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फिंगरप्रिंट के जरिए अब यूपीआई पेमेंट की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा -10 डिग्री सेल्सियस में 14,000 फीट की ऊंचाई पर फिल्म शूट हुई है और करीब 120 बहादुर जो क्रू मेंबर थे उन्होंने ये फिल्म जो है शूट की है और इतनी माइनस डिग्री पर जो है ये एक रिकॉर्ड भी बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, 68 साल में हुए 68 साल के हो गए हैं संजय दत्त, इस पर भी बात करेंगे। 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए और टिहरी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा झारखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें करीब 18 कांवड़ियों की मौत हुई है और कई घायल हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और अहम खबर की ओर। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यानी आज लोकसभा में बताया कि जिन आतंकियों ने बैसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें सोमवार को ढेर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, फैजल, अफगान और जिब्रान है। सुलेमान लश्कर का कमांडर था, इसके ढेरों सबूत हैं। अफगान और जिब्रान ए श्रेणी के आतंकी थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों पहलगाम हमले के आतंकी थे और तीनों मारे गए। आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों की भी पहचान हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें कही हैं और उनके बयान के बीच, जानकारी के बीच में जमकर हंगामा भी खूब हुआ है। पहलगाम हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर हुए हैं, ये इस बीच बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। तीनों के नाम भी उन्होंने बताए, किस तरह से ये वेरीफाई किया गया, पूरा जो प्रोसेस रही, इसे भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको भी उन्होंने संसद के पटल पर रखा है। तो देखिए, लोकसभा की जो कार्यवाही है वो लगातार अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय पहले इसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी जो है संसद के पटल पर रखी, उन्होंने रिपोर्ट्स रखी, उन्होंने कई बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान कही हैं। उन्होंने बड़ी जानकारी ये दी कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जो मेन 3 आतंकी थे, फिलहाल उन्हें ढेर कर दिया गया है और जो बचे हुए हैं उनकी तलाश भी जारी है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि बैसरन घाटी में ये जो पूरा वाकया हुआ है, किस तरह से आतंकियों ने इस वाकया को किया, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के पर जो है कार्रवाई की गई, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया, उसकी उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट जो है देश के सामने रखी है। और ढेरों सबूत हैं इस चीज़ के, क्योंकि अब ये वेरीफाई भी कर लिया गया है कि जो मारने वाले आतंकी हैं वो यही 3 आतंकी थे। इसके अलावा जो एक और 2 आतंकी हैं वो भी अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी ही ढेर किया जाएगा, लेकिन मेन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तमाम जानकारियां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से जुड़ी हुई उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है वो लगातार संदेह करता आया है, जो बाहर के लोग हैं उन पर विश्वास है, लेकिन अगर विदेश मंत्री कुछ कह रहा है तो विपक्ष को भरोसा नहीं है। हालांकि उनके बयान के बीच में ज़ोरदार नोकझोंक भी होती हुई जो है नज़र आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी वो भिड़ते हुए नज़र आए और अभी भी जो लोकसभा में कार्रवाई है संसद की वो लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल बोल रहे हैं। पहलगाम में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को
परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। तो देखिए, ये तो थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन अभी फिलहाल जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो भी एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में चर्चा लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जो है बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक बीजिंग के म्यून जिले में 28 और यानछिंग जिले में करीब 2 लोगों की जान गई है। ये दोनों इलाके शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित हैं। बाढ़ के चलते बीजिंग से 80,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। इनमें से करीब 17,000 म्यून जिले से हैं। लगातार बारिश की वजह से बीजिंग के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक 30 सेंटीमीटर तक पानी गिरने की संभावना जताई गई थी। बीजिंग से लगे हपेई प्रांत की लुआनपिंग काउंटी में सोमवार को भूस्खलन हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लापता हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में नेटवर्क बंद है और संपर्क साधना मुश्किल हो गया है। चीन में बाढ़ और भूस्खलन से लगातार जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 34 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। बुलडोजर पर चढ़ाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 80,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। बीजिंग में हाई अलर्ट है। स्कूल और निर्माण कार्य बंद हैं। चीन सरकार ने हपेई प्रांत को 50 मिलियन युआन की इमरजेंसी सहायता भी भेजी है और तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो हालात हैं वो चीन में नजर आ रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की मार चीन झेल रहा है। लगातार राहत और बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं और बड़ा आंकड़ा है। 80,000 लोगों का रेस्क्यू किया जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। बुलडोजर पर चढ़ाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि यह 1959 में बना था। ये जो पुल है ये भी बह गया। और बीजिंग प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे टॉप लेवल इमरजेंसी रिस्पांस जारी किया है। हर जगह पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बीजिंग में हाई अलर्ट है। स्कूल और निर्माण कार्य फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। चीन सरकार ने हपेई प्रांत को 50 मिलियन युआन की इमरजेंसी सहायता भी भेजी है। इसके साथ ही चिंगंदे, बाउडिंग और झांगजियाको जैसे प्रभावित शहरों में राहत कार्यों के लिए केंद्रीय जो बल है वो भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने मुएन जिले को भी आर्थिक सहायता भेजी है और तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि चीन में इस समय हालात क्या हैं। बाढ़ है, भूस्खलन भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जो हैं शुरू कर दिए हैं। अब तक 80,000 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। 34 से ज़्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है।
तो देखिए, ये तो थी चीन की बात। अब बात करेंगे भारत की। देश भर में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी में भोपाल सहित 34 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार देर रात बादल फट गया। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़, मनाली और मंडी जोगेंद्रनगर 4 लेन बंद हो गया है। भूस्खलन और पानी के तेज बहाव से कई घरों में मलबा घुस गया। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली, सिरोही में घरों तक पानी घुस गया है। टोंक, चित्तौड़गढ़ में बारिश में हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया इलाके में सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। आज राज्य के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। चेतावनी के चलते 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। राजस्थान में सोमवार से ही तेज बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली और सिरोही में घरों तक ये पानी घुसा। आप तस्वीरें देख रहे हैं। सड़कें जो हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। वाहनों की जगह नाव चलाई जा रही हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सड़कों में नाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ गांव भी ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको मजबूरन प्रशासन को खाली कराना पड़ रहा है। फसलें बर्बाद हो गई, मवेशियों का नुकसान हो रहा है। तो जन धन और पशुधन, तमाम चीज़ों की जो नुकसान है वो भी भारत और राजस्थान झेल रहा है। हालांकि ये तस्वीरें आपको राजस्थान की दिखा रहे हैं, लेकिन भारत देश के अलग अलग राज्यों के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर हालात कुछ इसी तरह के हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। नदियां लबालब भरी हुई हैं, खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। डैमों के सारे गेट खोलने पड़ रहे हैं और जो जनजीवन है बारिश की वजह से वो अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसे हालात बहुत सारी जगहों पर बने हुए हैं। हिमाचल में बादल फटा है जिसकी वजह से जो अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। सड़कों पर नावें चल रही हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। बात करेंगे डॉग बाइट के केसों की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर सोमवार को खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया। पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले आए हैं। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई है। उसे 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्य बेहद परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट सीजीआई के सामने रखने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि हर दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुत्तों के काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कई मामलों में रेबीज फैल रहा है। बेंच ने रिपोर्ट को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि यह रिपोर्ट सीजीआई के सामने उचित आदेशों के लिए रखी जाए। आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को नोएडा में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए खिलाने के लिए तय जगह की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि लोग को जो हैं वो कुत्तों को खाना देना चाहते हैं तो घरों में दें। बेंच ने कहा था कि दोपहिया वाहन चालकों और सुबह टहलने वालों को कुत्तों के हमले का खतरा बना रहता है और अब इस मामले में स्वतः ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि ये जो केसेस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, दोपहिया वाहन से जाने वाले हों या बुजुर्ग टहलने के लिए निकल रहे हों, सभी लोग डॉग बाइट्स का शिकार हो रहे हैं। केवल ये दिल्ली की बात ही नहीं है, बहुत सारे अन्य राज्य भी हैं, अन्य राज्यों के अलग अलग शहर हैं जहां पर डॉग बाइट्स के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान दिया है अब कोर्ट ने, और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को, इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने की आप बात भी कही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपीआई यूजर्स जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी यानी कि एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ये बायोमेट्रिक पेमेंट क्या है। बायोमेट्रिक पेमेंट में पहचान फिंगरप्रिंट, फेस आईडी जैसी अनोखी शारीरिक विशेषताओं से होगी। ये पिन या पासवर्ड से ज्यादा सुरक्षित और आसान है क्योंकि इसे कॉपी करना मुश्किल है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए अनलॉक कर पाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये सुविधा कब तक शुरू होगी, क्योंकि आपको इसका इंतजार होगा। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इस अपडेट पर काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट और सुरक्षित और सुविधाजनक हो। हालांकि सटीक तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कुछ महीनों में यूपीआई ऐप्स में ये अपडेट दिख सकता है। फिंगरप्रिंट के जरिए अब आप लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं। अभी आपको पिन का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन अब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जैसे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये पिन के मुकाबले काफी सेफ भी माना जाता है। तो देखिए, यूपीआई से लेन देन तो आप सभी करते हैं, लेकिन अक्सर आपको मोबाइल से फोन निकालकर पिन डालकर पेमेंट करना पड़ता है, जो कि एक लेंदी प्रोसेस भी है और इसके लीक होने का, पासवर्ड के लीक होने का खतरा भी है। अब यूपीआई आपको ऐसी सर्विस देने जा रहा है कि जैसे आप फिंगरप्रिंट के जरिए या फेस आईडी के जरिए आप अपना फोन अनलॉक करते हैं, उसी तर्ज पर आप अब पेमेंट भी आसानी से कर पाएंगे। हालांकि अभी इसको लेकर जो तारीख है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही एक अपडेट के साथ ये जो फीचर्स है फोन में आपको यूपीआई की तरफ से दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के शिवालयों और नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 10 बजे तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। बारिश के बावजूद गेट नंबर 4 पर भक्तों की 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट हर साल सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए 200 सीनियर अफसर, 2500 कर्मचारी, 1800 पुलिसकर्मी और 560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से पूजन होगा, यानी कि ये पूजन अब हो चुका है। शाम को भगवान महाकाल की आरती के बाद पुजारियों और पुरोहितों द्वारा अंतिम पूजा की जाएगी। इसके बाद रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 1 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उधर सेंधवा के नांगलवाड़ी में अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भेलट देव के दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार रात 10 बजे बाबा का दूध से अभिषेक किया गया। रात 1 बजे फूलों से श्रृंगार हुआ। सुबह 4 बजे महाआरती के बाद 56 पकवानों का भोग भी लगाया गया। 11वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती फन फैलाए भगवान नाग के आसन पर विराजमान है। शिव नाग शैया पर लेटे हैं। मां पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं बैठी मुद्रा में है। प्रतिमा में सप्तमुखी नाग देवता, नंदी और सिंह भी शामिल हैं। शिव के गले और भुजाओं में नाग लिपटे हुए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर की संरचना 3 खंडों में है। सबसे नीचे महाकालेश्वर का गर्भगृह, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर मंदिर, जबकि तीसरे और शीर्ष खंड पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोजराजा ने 1050 ईस्वी के आसपास कराया था। 1732 ईस्वी में सिंधिया राजघराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 2 लाख श्रद्धालुओं के ने अब तक इस मंदिर में दर्शन कर लिए हैं।
आगे बढ़ेंगे। एक्टर फरहान अख्तर जल्द ही फिल्म 120 बहादुर में नजर आएंगे। फिल्म 1962 की रेजोंग लॉ की लड़ाई पर बनी है, जहां 120 भारतीय जवानों ने हजारों दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी और लद्दाख की रक्षा के लिए अपनी हिम्मत की हर हद पार कर दी। मेजर शैतान सिंह भाटी की जिंदगी से यह फिल्म प्रेरित बताई जा रही है। खबरों की माने तो इसका टीजर वॉर 2 के साथ अटैच किया जाएगा और इसे आधिकारिक तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग लद्दाख की ऊंची और बेहद कठिन जगहों पर हुई है, जहां हालात काफी मुश्किल थे। फिल्म को लेकर एक इंडस्ट्री सूत्र ने बताया कि टीम ने करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में शूट किया, जहां तापमान कई बार -5 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मकसद था कि इस कहानी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ दिखाया जाए और इसमें फरहान ने पूरी तरह खुद को शरीर, दिमाग और दिल से झोंक दिया है। फरहान अख्तर जो फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस रोल के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली, ऊंचाई वाले इलाकों में खुद को ढालने के लिए खास तैयारी भी की। 120 बहादुर को एक्सेल एंटरटेनमेंट की अब तक की सबसे बड़ी और खास फिल्मों में एक माना जा रहा है। फरहान अख्तर ने इस फिल्म को लेकर खास ट्रेनिंग ली है। फिल्म 1962 की रेजोंग लॉ की लड़ाई पर बेस्ड है। 21 नवंबर 2025 को जो है ये फिल्म जो है सिनेमाघरों में रिलीज होगी और अभी जो हाल ही के समय में वॉर 2 आने वाली है, उसके साथ इस फिल्म के टीजर को अटैच किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस के घर जन्मे संजय दत्त ने अपनी दमदार एक्टिंग से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता। बतौर कलाकार अपने पिता के बैनर तले बनी फिल्म रेशमा और शेरा से करियर की शुरुआत करने वाले संजय दत्त ने तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई। नाम, काम, प्यार, विवाद संजय दत्त के जीवन के अहम पहलू रहे। उन्हीं में से एक उनके जीवन के एक खास पहलू प्यार को आज उनके जन्मदिन पर करीब से जानने की कोशिश करेंगे। कभी संजय के अफेयर्स की चर्चा जोरों पर थी। बताया जाता है कि उनके 308 से ज़्यादा लड़कियों से अफेयर रहे हैं। टीना मुनीम, माधुरी दीक्षित, रेखा जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने रेखा से शादी भी कर ली थी। रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब ये जान लीजिए। तो देखिए, 66 साल के हो गए हैं संजय दत्त और इसके बावजूद 308 से ज़्यादा उनके अफेयर रहे हैं, ये दावा है। 3 शादियां उनकी हुई हैं और खलनायक के नाम से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कांवड़ियों की। सावन के महीने में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग झारखंड में स्थित ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम भी पहुंचते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान झारखंड के देवघर से दुखी कर देने वाली खबर सामने आई। मंगलवार को देवघर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें अब तक करीब 18 कांवड़ियों की मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल भी हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांवड़ियों को ले जा रही बस गैस सिलेंडर से जो है जा रही थी और ये एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें गैस सिलेंडर भरे हुए थे। ये दर्दनाक हादसा तड़के करीब 4:30 बजे मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास हुआ है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।